गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीलिस्टिंग के बारे में। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डीलिस्टिंग होती क्या है, कितने प्रकार की डीलिस्टिंग होती है, और हाल फिलहाल में देखा गया है कि वेदांता जो एक माइनिंग कंपनी है उसने अपने शेयर्स को डीलिस्ट करने का सोचा है। तो हम देखेंगे कि वेदांता ने जिस प्राइस पे डीलिस्ट करने की बात करी है उस प्राइस से माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा या नहीं। तो अब जान ले कि डीलिस्टिंग होती क्या है। तो डीलिस्टिंग होती है कि किसी स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज से परमानेंटली हटा देना। दैट इज परमानेंट रिमूवल ऑफ अ लिस्टेड सिक्योरिटी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम टाइप्स की बात करें डीलिस्टिंग के तो वो दो तरह की होती हैं, जैसे कंपलसरी डीलिस्टिंग और वॉलेंट्री डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग सेबी द्वारा की जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से की जाती है कंपलसरी डीलिस्टिंग, जैसे कि उस कंपनी ने अपनी लिस्टिंग फीस नहीं भरी या अपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं भरी, या ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स की बार बार कंप्लेंट आ रही है उस कंपनी को, लेकिन उस कंपनी ने उन कंप्लेंट्स को एड्रेस ही नहीं किया हो। तो इन सब केसेस में सेबी उस कंपनी को डीलिस्ट कर सकती है। दूसरा डीलिस्टिंग होती है वॉलेंट्री डीलिस्टिंग। वॉलेंट्री डीलिस्टिंग में क्या है कि कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करा देती है स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो कंपनी क्या करेगी, तीन तरीके से कंपनी वॉलेंट डीलिस्टिंग कर सकती है। पहला तो ये कि जो उनके साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, छोटी कंपनियां, सिर्फ उनको ही डीलिस्ट कराए। दूसरा ये कि जैसे भारत में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो कोई कंपनी सोचे कि मैं किसी एक एक स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाऊं। और तीसरा ये हो सकता है कि मैं सारे ही एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो जाऊं। तो आगे देखते हैं कि वॉलेंट्री और कंपलसरी डीलिस्टिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आइए अब जान ले कि कंपलसरी डीलिस्टिंग और वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कंपलसरी डीलिस्टिंग सेबी द्वारा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा ही इनिशिएट की जाती है। और ये किन्हीं कारणों से इनिशिएट की जा सकती है, जैसे कि हर कंपनी को एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए शुरुआत में कुछ फीस देनी होती है और हर साल ये फीस देनी होती है। तो अगर वो फीस नहीं भरती है कंपनी, तो सेबी उस कंपनी को डिलिस्ट कर सकती है। दूसरा ये कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो सेबी उनको कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स देती है। अगर कंपनी उन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती है, तो सेबी इस कारण से भी कंपनी को डिलिस्ट कर सकती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ बार बार इन्वेस्टर की कंप्लेंट आती है और कंपनी उन कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं करती है, तो भी सेबी उस कंपनी को एक्सचेंजेस से डिलिस्ट कर सकती है। अगला कारण ये हो सकता है कि कंपनी किसी मैल प्रैक्टिस में फंस गई, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गई है, तो भी सेबी द्वारा उस कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है। और अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो शेयर धारक हैं, वो बहुत कम नंबर पे है, मतलब वो शेयर बहुत सुस्त ही पड़ा हुआ है, जैसे कि पेनी स्टॉक्स, तो सेबी उस कंपनी को भी डीलिस्ट कर सकती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम वॉलेंट्री डीलिस्टिंग की। तो वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कंपनी द्वारा ही इनिशिएट की जाती है, और ये किन्हीं कारणों से इनिशिएट की जाती है। सबसे पहला कारण इनमें ये हो सकता है कि जो भी कंपनी लिस्ट होती है एक्सचेंजेस पे, उनको एक लिस्टिंग फीस देनी पड़ती है हर साल। तो कंपनी को ये लगता है कि ये लिस्टिंग फीस बहुत ज़्यादा है और मेरे को इस लिस्टिंग से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना मैं इसको डिलिस्ट करा दूं कंपनी को। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है, मतलब वो स्टॉक बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। तो कंपनी सोच सकती है कि मैं उसको अपने आप ही डिलिस्ट करा दूं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कंपनी का जो बिजनेस है या तो बंद होने वाला है, या सिक कंपनी है वो, मतलब लॉस में चल रही है, तो कंपनी हो सकता है कि अपने आप ही उस कंपनी को डिलिस्ट करा दे। अगला कारण ये हो सकता है कि उस कंपनी को किसी के साथ मर्ज कराना हो सकता है। तो मर्ज कराने के लिए अगर कंपनी लिस्ट है तो सारे शेयर धारकों से एक
वोटिंग की प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ता है। तो कंपनी इस चक्कर में ना फंसने के लिए उसको डिलिस्ट करा देती है और बाद में उसको मर्ज करा देती है। या अगर सेबी ये बोले कि इस कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ाना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में और कंपनी तैयार नहीं है उस कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए, तो भी कंपनी डीलिस्टिंग के बारे में सोच सकती है। अब हम ये जान लें कि जब कोई भी शेयर डीलिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंज से, तो कंपनी को किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करानी पड़ती है और उस बोर्ड मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है इस बोर्ड मीटिंग में, तो वो रेजोल्यूशन अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उस प्रपोजल को मना कर देते हैं, तो प्रमोटर उस कंपनी के शेयर को डिलिस्ट नहीं करा सकता। और अगर वो प्रपोजल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मान्य होता है, तो वो एक सेबी के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो जाता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी चाहते हैं कि ये कंपनी अब डिलिस्ट हो जाए। उसके बाद कंपनी क्या करती है कि अपॉइंटमेंट करती है मर्चेंट बैंकर्स के और अदर प्रोफेशनल्स की, जिससे कि उसको ये पता लगाया जा सके कि इंडिकेटिव ऑफर प्राइस क्या होना चाहिए इस डीलिस्टिंग का। उसके बाद कंपनी एक एस्क्रो अकाउंट खोलती है। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कंपनी और शेयर धारकों के बीच एक अकाउंट होता है जिसमें अमाउंट पहले ही दे दिया जाता है, और अगर अगर वो प्रपोजल शेयर होल्डर्स को मान्य होता है तो उस अकाउंट में से उतनी धनराशि काट के इन्वेस्टर्स को दे दी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक में एक अनाउंसमेंट होता है कि हम ये शेयर इस प्राइस पे वापस लेंगे। तो फिर वो दोबारा प्रपोजल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है, और अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि ठीक है हम ये ऑफर प्राइस मानते हैं, तो वो जो होता है ऑफर सक्सेसफुल होता है और एस्क्रो अकाउंट से उन इन्वेस्टर्स को पैसा दे दिया जाता है और उस कंपनी को डिलिस्ट करा लिया जाता है एक्सचेंजेस से। वहीं पर दूसरी तरफ अगर वो ऑफर प्राइस इन्वेस्टर्स को लगता है कि बहुत कम है, तो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स टेंडर नहीं करते कंपनी को। इस वजह से वो शेयर्स एक्सचेंजेस से डिलिस्ट नहीं हो पाते हैं। तो डिलिस्टिंग की बात करने से पहले हम ये जान लें कि वेदांता कैसी कंपनी है। तो वेदांता एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप हाल फिलहाल में 33,000 करोड़ रुपए के करीब है और वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। अगर हम इनके रेवेन्यू सोर्सेस के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका एल्यूमिनियम ओर से आता है जो कि 54% है कुल सेल्स का। उसके बाद जो इनका रेवेन्यू आता है वो ऑयल एंड गैस से आता है, फिर कॉपर ओर से आता है और आखिर में आयरन ओर से आता है। अगर हम इन चारों रेवेन्यू सेगमेंट्स को मिला दें, तो इनका 94-95% जो आय है वो इन चार सेगमेंट से आती है। तो अब बात कर लेते हैं वेदांता के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो फॉरेन प्रमोटर के पास लगभग 50% की हिस्सेदारी है। वहीं पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या म्यूचुअल फंड के पास 11% की हिस्सेदारी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 16% की हिस्सेदारी है। अगर हम जनरल पब्लिक की हिस्सेदारी देखें तो 7.54% की हिस्सेदारी है। अगर देखा जाए वेदांता की जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो 87.5 रुपीज़ का है, जो कि उसके बुक वैल्यू से बहुत कम है। इसकी आज की तारीख में वेदांता की जो बुक वैल्यू है जो इनके बैलेंस शीट में है वो 218 रुपये के आसपास है। तो ऐसा लगता नहीं है कि वेदांता का ये जो ऑफर प्राइस है ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, और अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी कर दिया तो म्यूचुअल फंड इस बात को कभी नहीं मानेंगे। इस स्लाइड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो वेदांता का जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है जो कि 87.5 रुपीज़ है, क्या इस प्राइस पे डीलिस्टिंग पॉसिबल है। तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लें कि पहले ये कि जो इसके जो चेयरमैन हैं वो अनिल अग्रवाल हैं और वो
हाल ही में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है 18 मई को, जिसमें डिसाइड होगा कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स खरीदे जाएं या नहीं। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है तो फिर वो रेजोल्यूशन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा, और ऐसा लगता नहीं है कि इस इंडिकेटिव प्राइस ऑफर 87 रुपये और 50 पैसे पे ये ऑफर वैलिड होगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें इसके बैलेंस शीट में, तो इसकी बुक वैल्यू 2019 रुपये के आसपास है। इस हिसाब से ये इंडिकेटिव ऑफर प्राइस बहुत कम है। दूसरी बात ये कि जो इसका इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो इसके अर्निंग पोटेंशियल को नहीं दिखाता है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारा अर्निंग पोटेंशियल है। तो अब अनिल अग्रवाल इस कंपनी से चाहते क्या हैं? अब अनिल अग्रवाल इस कोविड-19 के टाइम में इस कंपनी को एक तो प्राइवेट ले जाना चाहते हैं, जिससे उनके पास ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो इस बिजनेस को चलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर में डीलिस्टिंग के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इस फेसबुक ग्रुप पे या इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।